नील का अर्थ है नीला, कंठ का अर्थ है गर्दन, अर्थात जिसकी गर्दन है नीली। यहाँ नीलकंठ के माध्यम से मोर पक्षी का वर्णन किया गया है। नीलकंठ सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह संस्मरण उनके पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व सेवा की भावना को व्यक्त करता है। नीलकंठ राधा और कुब्जा पात्र के माध्यम से लेखिका ने इनके प्रेम, ईर्ष्या व जलन की भावना को साकार रूप दे दिया है। राधा का विरह मन को यहाँ उद्विग्न करता है, वहीं कुब्जा द्वारा नीलकंठ की प्रताड़ना हृदय में अजीब टीस उत्पन्न करती है। ये हमारे पाठ का प्रस्तावना भाग है। हमारी इस नीलकंठ पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। इस पाठ के माध्यम से महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व सेवा की भावना को व्यक्त किया है। नीलकंठ, राधा और कब्जा के माध्यम से लेखिका ने प्रेम, ईर्ष्या व जलन की भावना को साकार रूप दिया है। यहाँ पर नीलकंठ, राधा और कब्जा जो है, ये तीन मोर और मोरनी का कैरेक्टर व्यक्त किया गया। हमारे पाठ में नीलकंठ नाम का एक मोर पक्षी का नाम दिया गया है और राधा और कब्जा मोरनी है। तो इनके माध्यम से लेखिका ने ये हमारे पाठ में स्पष्ट किया गया है कि पशु और पक्षियों में भी आपस में प्रेम, ईर्ष्या और जलन की भावना होती है। कैसे पक्षियों में आपस में प्रेम प्रदर्शित करते हैं, कैसे पशु पक्षियों में आपस में ईर्ष्या और जलन की भावना होती है, इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने इसे व्यक्त किया है। राधा का विरह मन को यहाँ उद्वेलित करता है। विरह मन मतलब राधा परेशान होकर किस तरह वो नील पक्षी को ढूंढती है, और कुब्जा द्वारा नीलकंठ की प्रताड़ना के कारण लेखिका का मन कैसे तब अजीब तीसना उत्पन्न करता है, इस भाव को लेखिका महादेवी वर्मा ने व्यक्त किया है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने दुकान के निकट पहुंचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाई है। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। पाठ के इस प्रथम भाग में ये बताया गया है कि एक बार क्या होता है, महादेवी वर्मा किसी मेहमान के घर में मेहमान आते हैं, उन मेहमानों को छोड़ स्टेशन पहुंचाने के लिए आती है। सो स्टेशन से पहुंचते ही जब वो वापस घर आती होती है तो रास्ते में क्या है, एक चिड़ियों और खरगोश की दुकान आती है। मतलब एक जो चिड़ी माँ जहाँ पर जो चिड़ियों को पकड़ कर क्या है, इन पक्षियों को बेचने का काम करता है, तो महादेवी वर्मा आकर वहां पर आकर रुकती है। क्योंकि हमने पाठ के शुरू भाग में ही पढ़ चुका है कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से विशेष लगाव होता है। तो वह चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आती है और अपने ड्राइवर को उसे चलने के लिए आदेश देती है। तो जैसे क्या है, महादेवी वर्मा की क्या है, कार आकर क्या है उसकी दुकान के पास आकर रुकती है, तो वो चिड़िया मार की दुकान वाला, जिसको क्या संबोधित किया गया, बड़े मियाँ। तो बड़े मियाँ चिड़िया वाला क्या दूर से दिखते क्या है, ड्राइवर को क्या रुकने का संकेत देता है, और बिना कोई प्रश्न करे, मतलब ना महादेवी वर्मा के कुछ बोलने से, ना कुछ ड्राइवर के बोलने से ही चिड़िया माँ जो बड़े मियाँ वाला जो हमारा कैरेक्टर बताया गया, वो बोलना शुरू करता है, सलाम गुरुजी, पिछली बार तुम आए थे, तुमने मोर के बच्चों के बारे में पूछा था, तो मैं शंकरगढ़ गया था, शंकर माँ से एक चिड़ी माँ ने 2 मोर के बच्चों को पकड़ लिया है। एक मोर है, एक मोरनी है, जो हमारे इस पाठ में बताया गया नीलकंठ और राधा। तो यहाँ पर जो मोर है वो नीलकंठ का नाम दिया गया है और मोरनी जो है राधा का नाम दिया गया है। तो वो चिड़ी माँ कहता है कि मैं 2 चिड़िया बच्चों को पकड़ के लाया हूँ, ये दोनों बच्चों को आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है और ऐसे लोग उसको खरीदने आते हैं, कि उसके पंजों से दवा बनाकर लोग उसको बेचते हैं और ये पक्षियों को खरीदने आते हैं।
परंतु क्या मेरा मन, क्या बहुत इंसान का दिल है कि मैं कैसे किसी पक्षी को मरने को दूं, कैसे किसी के हवाले कर दूं कि उसको मोर पक्षी को मार दे, उसके पंजों से दवा बनाए। इसलिए मेरा मन ये नहीं मन करता। उसको टालने के लिए मैंने उन लोगों को कहा कि गुरुजी ने मंगवाई है, मैं आपको ही दूंगा। तो अपना भी मतलब बिना मतलब ये करेक्टर बताया, उस बड़ी मियाँ का करेक्टर ये बताया कि बिना किसी के सवाल कुछ किए वो बार बार अपनी बात कहे जाता है। तो गुरुजी को ये बताता है कि ये पक्षियों को पकड़ने का धंधा भी बहुत, रोजगार जो है बहुत बेकार है, कि बस पक्षियों को पकड़ो पकड़ो मारो मारो, एक पक्षी को पकड़ो एक पक्षी को मारो। एक तरह से एक जीव हत्या ही है, कि जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। अब यहाँ ये बताया कि बड़े मियाँ जो थे, दुकानदार जो था, मतलब कंटिन्यूस बोली जा रहा, कहीं उसका मतलब नॉन स्टॉप, कहीं उसका रुकने का कोई शब्द ही नहीं था। तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई स्टेशन से, मतलब यहाँ पर महादेव वर्मा ने अपने जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि उसके तूफान मेल शब्दों के बोल के कारण उसको कोई स्टेशन लगी है तो कोई स्टेशन स्टॉप होगा। सुनने वाला उसको जहाँ कोई टोक दे तो समझो कि वहीं स्टेशन आ गया, वहीं उसका बोलना बंद होगा। तो इस तथ्य से परिचित होने के बाद भी मैंने बीच में रुककर पूछा, मोर के बच्चे है कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। अब जब बड़ी मियाँ कंटिन्यूस बोली जा रही है तो महादेव वर्मा ने उनको रोककर पूछा कि तो कंटिन्यूस तो बोल रहे हो, आखिर मोर के बच्चे हैं कहाँ? तो बड़ी मियाँ ने एक हाथ से संकेत, एक पिंजरे की तरफ संकेत किया। तो उसको मतलब वो पक्षी, मोर के पक्षी अभी इतने छोटे से तीतर पक्षी के बच्चे होते ऐसे लग रहे थे, कि मतलब दूर से देखे पहचान नहीं चाहते कि वो मोर के पक्षी हैं। कोई दूर से देखेगा तो कोई बोलेगा तीतर के बच्चे हैं। वो जो पिंजरे का जाला इतना संकीर्ण था, इतना छोटा था, तो ऐसा लगा था कि पिंजरे के अंदर क्या है, कोई पक्षी का कोई चित्र क्या जड़ा हुआ है, कोई लगा हुआ है। तो मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ का भाषण में चली जा रहा था। मतलब महादेव वर्मा से बोला, उसके बाद भी वो कंटूस चिड़ीमा अपने विचार प्रकट करने में लगा हुआ था। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा भाई, जरा सोच, तो अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तो इतनी बड़ी कीमत मांगने चला? पर वे पूंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछूता पछता देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अब सीढ़ी माँ मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं कह रहा कि महादेव वर्मा की ये पक्षी इतने का है। वो अपने ही मतलब बोलने में लगा कि मैंने इसे 30 रुपए में खरीदा, कि मैंने उससे चिड़ी माँ से बहुत पैसे मतलब मना किया कि 12 आने के पैसे दे, परंतु वो किसी कीमत में पैसे कम करने में लगा था। तो आपको अभी जितना देना आप उतना दे दो। तो इतना कह के चिड़ी माँ महादेव वर्मा से बात करने में लगा था। आप 30 चिड़ी माँ के नाम पर और 5 बड़े मियाँ की ईमान के लेकर जब मैंने ये छोटा पिंजरा कार में रखा तो मानो ये जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। तो महादेव वर्मा ने अब चिड़ी माँ को पैसे देकर वो पिंजरे को क्या अपने कार में रखवा लिया। और जैसी कार को रखा तो देखा कि ऐसे लगा कि पिंजरे में जो पक्षी है वो सजीव और उड़ने योग्य हो गए हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगी, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठग जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। गोर के क्या सुखाव पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चढ़ा दिए जाने के कारण ही समता उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अभी महादेव वर्मा ने जब पहले मोर पक्षियों को देखा तो उसे भी क्या लगा, कोई तीतर के जैसे पक्षी लग रहे हैं। तो अभी घर पहुंचते भी घर के सब लोग कह रहे नहीं, तुमको ठग लिया गया है, उसने मोर पक्षी कहकर तुमको तीतर के बच्चे दे दिए हैं। तो मतलब बाहर के सब घर के लोगों के ठगे जाने का भी महादेव में एकदम चिढ़ जाती है। तो क्या बोलती है, क्या मोर के क्या सुखाव में लगे होते हैं? सुखाव मतलब कोई अलग निशानी होती है? ये तो छोटे से पक्षी हैं, बच्चे हैं ये, है इसमें क्या ऐसी विशेषता है? गले अपने पढ़ने के कमरे में उनका पिंजरा रखा, उनका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरी सत्तू की छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से क्या उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गोरा प्रदान किया।
2-4 दिन में ही वे इधर उधर गुप्तास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर शादत हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी भी मेरे सिर पर अचानक आवृत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नाखूनों को पता लगा सकती थी, और जब इनके शोध का परिणाम होता, ये अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वे चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके दरवाजा बंद रहे थे। उनकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मंजारी के लिए आशय ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया था, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास हो। तो अभी यहाँ ये बताया कि जब महादेवी वर्मा ये मोर मोरनी के पिंजरे को अपने घर ले जाती है, और सब घर के लोग कहते हैं कि हाँ भी ये तीतर के बच्चे हैं, तो उन्हें लेकर जब अपने कमरे में आती हूँ, तो कुछ समय तक क्या है, वो थोड़ी देर जब महादेवी वर्मा के जो पढ़ने लिखने का कमरा था, उसे पिंजरे को खोल देती है और अपना दरवाजा बंद कर देती है। यह दरवाजा बंद करने का इसलिए बताया गया कि महादेवी वर्मा को जो पशु पक्षियों से विशेष लगाव था, उनमें घर में क्या बहुत सारे पशु पक्षी थे, कई तरह के पशु पक्षी थे। बिल्ली थी, जैसे यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो हमारा मेंशन किया है, चित्रा नाम की एक बिल्ली का वर्णन किया गया है। तो महादेवी वर्मा ने मतलब दरवाजा इसलिए बंद कर दिया कहीं बिल्ली आकर इन मोर बच्चों को खाना नहीं। मतलब मोर बिल्ली का एक करके ये बताया कि घर के जो चूहों को भी वो आक्रमण नहीं करी थी। मतलब ये जितने महादेवी वर्मा के घर में पशु पक्षियों में आपस में प्रेम और एकता की भावना थी, सब एक दूसरे को पहचानते थे। पर तो भी महादेवी वर्मा के मन में एक ये डर था कि ये दो पक्षी क्या है, जिसे क्या है चित्रा बिल्ली इन्हें जानती नहीं है, उनके लिए दोनों अनजान है, तो क्या पता ये अनजान समझ के उन पर हमला कर दे। इसलिए जब उसने पक्षियों को पिंजरे से बाहर निकाला तो अपना दरवाजा बंद कर दिया। तो जैसे ही दरवाजे को बंद करती है तो महादेवी वर्मा क्या देखती है, दोनों पक्षी क्या है, मोर मोरनी के बच्चे बाहर निकल कर कभी मेज के नीचे घुस जाते हैं, कभी अलमारी के पीछे गिर जाते हैं, तो ऐसे लुका छिपी करते, कभी रद्दी कागजों की टोकरी में चले जाते हैं, जहाँ देखो हर जगह अपने एक नया बसेरा बनाते, नया बसेरा मतलब एक नए रहने की जगह अपना खोजती जा रही है। तो 2-4 दिन तो महादेवी वर्मा ऐसी क्या मतलब उनको घर में मतलब एडजस्ट करने में लगा देती है, तो वो यहाँ वहाँ अपना आराम से घूमते रहते हैं। तो कुछ दिन बाद क्या महादेवी वर्मा कहती कि उनका कमरा तो मतलब क्या इतना आव्यवस्थित हो गया कि चिड़िया खाना जैसे लगने लगा है। तो उनको क्या करती, दोनों पक्षियों को पिंजरे में बंद करके जहाँ पर बाहर बाकी पक्षी रखे होते हैं पशु, वहां पर यही इनको मोर मोरनी को रख देती है। सर्वथा आवासीय पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था, इसके दरवाजा बंद रहे, वही उनकी दृष्टि से ऐसे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, ये स्थिति चित्ता जैसे अभिमानी मंचारी के लिए आशय कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तो मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। तो मोर मोरनी के पिंजरे को महादेवी वर्मा ने कहाँ रख दिया, सभी जीव जंतुओं को जहाँ पर सामान्य निवास था जीव जंतुओं का, वहां जाके उन्होंने पिंजरा रख दिया। दोनों नागरिकों ने पहले से रहने वाले वैसा ही कुटुल जगाया जैसे नववर्ष के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक ही लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों घूम घूम कर गुटर गुटकू की रागनी अलापने लगी। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूदम मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तिल्ली का बनना। भोर के सिर्स की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बकीम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिणी वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं की इंद्रधनुषी रंग उद्दीप हो उठे। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने तो कई नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना,
दाना बीना, टेढ़ी का शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सुंदर था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। तो अभी यहाँ ये बताया कि जब जैसे क्या ये मोर मोरनी के पिंजों को लिखा सामान्य पक्षियों के निवास स्थान में पहुंचते हैं, तो जहाँ पर बाकी जो पक्षी रहते थे उनमें सब उनको देखकर, नए पक्षी को देखकर क्या है, एक तरह से विशेष तरह से क्या कोलाहल मच जाता है। तो क्या है, लक्का कबूतर, कबूतर का नाम क्या बताया, लक्का, मतलब हर पक्षियों के नाम से संबोधित किया गया है। तो नक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ता है और चारों ओर क्या कबूतर गुट्टा गुरु की आवाज रख के इन पक्षियों के आगे अलापने लगता है अपना। खरगोश सभ्य सभ्यता में क्रम से मतलब उनके निरीक्षण करने लगता है। खरगोश भी उनको आकर निरीक्षण करने लगता है कि नए पक्षी कौन आ गए। छोटे खरगोश भी क्या उछल कूद मचाने लगते हैं। तोता भी अपने क्या इनको मतलब एक विशेष निगाहों से देखने लगता है। तो जितने मतलब पहले जो महादेव वर्मा के निवास स्थान में पक्षी रहते थे, वो सभी नए पक्षियों को आकर देखकर हैरान हो जाते हैं कि दो नए पक्षी ये कौन आ गए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे क्या बढ़ने लगते हैं। तो उनका कायाकल्प, कायाकल्प मतलब उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर धीरे धीरे मतलब डेवलप होने लगता है। छोटे बच्चे से जैसे उनकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ग्रोथ बढ़ने से जैसे तितली से क्या इल्ली से तितली बनती है, तो ऐसे छोटे बच्चे थोड़ा मतलब उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। उनके सिर की कलगी और घनी हो जाती है, ऊंची हो जाती है, चमकी चोंच अधिक पैनी हो जाती है। आंखें में क्या इंद्रधनुष नीलाभ युक्ति दिखने लगती है, मतलब नीली आंखें उनकी अधिक चमकने लगती है। गर्दन जो है लंबी नीली हरी जो गर्दन है वो दिखाई देने लगती है। तो इस तरह मतलब उनका मतलब स्ट्रक्चर बताया कि पूंछ लंबी हो जाती है, पंखों पर चंद्रिकाओं चंद्रिकाओं मतलब जो उसके मोर पंख के बीच के इंद्रधनुषी 7 रंग दिखाई देते हैं, वो अधिक उद्दीप्त होते हैं, उद्दीप्त चमकने लगते हैं। रंग रहित पैरों को गर्वी गति, पैरों की गति जो है उनकी तेज बढ़ जाती है। जो छोटे बच्चों में जो एक जगह इतना हिलडुल नहीं पाते थे, वो क्या भी यहाँ से वहाँ मूवमेंट उनकी बढ़ जाती है। गर्दन ऊंची करके वो यहाँ वहाँ दिखना शुरू कर देते हैं। नीचे का दाना चुगते हैं, पानी पीना, टेढ़ी करना, मतलब ये सब क्रियाएं हैं जो मतलब उनको देखकर मतलब महादेवी वर्मा बहुत अधिक खुश होती थी। कहाँ इतने छोटे बच्चे थे, तो उनकी ग्रोथ को देखकर महादेवी को मतलब उनके सौंदर्य और ग्रोथ को देखकर उनको अच्छा अनुभव होता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन हवा में चंचल करगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लिखा मंदर गति आदि से वे भी मोर की उपयुक्त सहचारनी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो अभी यहाँ बताया गया कि ये जो मोर का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा और मोरनी का नाम राधा कैसे पड़ा गया। तो जब इन सब के मोर और मोरनी के जब इनके फिजिकल ग्रोथ को देखा महादेवी वह चमत्कार मतलब खुश होती थी, तो उन्होंने देखा कि जो मोर की जो गर्दन है वो क्या नीली गर्दन, मतलब नीली गर्दन के का उसका नाम नीलकंठ रख दिया। और उसकी छाया में रहने का मतलब जो मोर की छाया मतलब उसके कारण ये मोरनी खास उसके पास में रहती थी, इसलिए उसका नाम मोर का नाम राधा रख दिया गया। तो हमारा तो एक जो हमारे इस अभ्यास प्रश्न में भी एक नाम है कि नीलकंठ का मोर का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा और मोरनी का नाम राधा कैसे पड़ा। तो नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और छाया के समान रहने का मोरनी का नामकरण राधा रखा गया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि जब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, सवेरे ही वे सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे वंश प्रहार से उसे दंड देने की दौड़ लगता। तो वही महादेव वर्मा ने क्या कहा कि उनको पता ही चला कि है ये नीलकंठ है और राधा है, कब उन्होंने अपने पूरे पशु पक्षी अपना हक जमाना शुरू कर दिया। वे अपने आप को सब जीव जंतु का सेनापति समझने लगे कि हाँ, और संरक्षक समझने लगे कि इन सब पक्षियों की मतलब रक्षा करनी है। कुछ भी हो, जहाँ खाना खाने का मतलब दाना डालने का खाना समय आता, सब पक्षियों को एक साथ ले जाकर वो सब जगह घूम फिरा ले आता, सबकी रखवाली करता, कोई दूसरे पक्षी उनको खाना ले, मतलब जैसे एक तरह से नीलकंठ सब पक्षियों की मतलब देखभाल करता था वो। यदि किसी और साथ साथ एक ये कैरेक्टर नीलकंठ का कैरेक्टर ये बताया, यदि किसी पक्षी ने कुछ गलती कर दी तो उसको पनिशमेंट भी देता था। क्या पनिशमेंट देता था? वे अपने तीखे वंचू प्रहार से दंड देने, चोट से मतलब उस पर वार करता था। अपनी जो उनकी नुकीली पेनी चोंच होती थी, पिक होती थी, उससे वो दंड देता था उससे। खरगोश के छोटे बच्चों को वे चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आंध्र कंधर न करने लगते उधर अधर में लटकाए रहता।
यदि खरगोश के बच्चों को गलती की होती तो उनको चोंच, अपनी चोंच से उसके कान पकड़ के ऊपर उठा लेता, और जब तक वो चीखने नहीं लगता तब तक उनको छोड़ता नहीं था। कई कई उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कनवेद संस्कार हो जाता, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते। तो ऐसा करते करते खरगोश के बच्चों के कान कभी दुखने लगते, मतलब चोट भी लग जाती, मतलब वो कभी क्या आगे से ऐसी गलती नहीं करते थे। मतलब नीलकंठ ने सब पक्षियों पर अपना हक जमाया था। वो किसी को भी मतलब ऐसा उनकी इतनी देखभाल करता था कि कोई उसको खा ना ले, वो सबको कोई कोई गलती करने नहीं देता था उनको। दंड विधान के साथ उन जिन जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी आचरण था। वे मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और सब उसकी लंबी पूंछ उस सघन पंखों में छुआछूत जैसा खेल खेलते रहते। मतलब पूरा महादेव वर्मा का जो पशु पक्षी घर था, सब आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते थे। मोर पक्षी के जब पंख अपना फैलाकर बैठकर सब पक्षी उसके पंख में बैठकर आके यहाँ वहां खेलते रहते थे। मतलब ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्यासे सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था, पर किसी को स्पष्ट सुनाई न दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों में उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और पूछे पंख समेत सर से एक झपटे में नीचे आ गया। तो अभी यहाँ क्या बताया कि ऐसे ही मतलब जहाँ पशु पक्षी रहते थे, एक क्या है किसी जाली से मतलब बाहर से एक सांप अंदर घुस गया। तो सांप को देखकर सब तो जीव जंतु इधर उधर मतलब छिप गए। केवल एक छोटा सा खरगोश का बच्चा था, शिशु खरगोश का बच्चा था, उस सांप की पकड़ में आ गया। तो निगलने के प्यासे सांप ने उसे आधा अपने शरीर में मुंह में दबा लिया और आधा उसका शरीर बाहर था। तो खरगोश ची 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 की आवाज, मतलब उसकी इतनी मतलब आधा मुंह तो उसका सांप के मुंह में गया हुआ था, तो ची ची की आवाज मतलब इतनी धीरे आ रही थी, किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। पर जो नीलकंठ था, मोर था, ऊपर किसी पेड़ के ऊपर उसी जाल में बैठा हुआ था, पेड़ में झूले में सो रहा था, तो उसको ये ची ची की आवाज सुनाई दी। तो जैसे उसको ये ची ची की खरगोश की आवाज सुनाई दी, वो एक झटके से अपना क्या नीचे जमीन पर आ गया। समता अपनी सहज चेतना से उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो को नीलकंठ का भी कितना बताया गया। तो उसने दिमाग मतलब जो बताया कि उसकी बुद्धि क्षमता की देखो, यदि मैं क्या है सांप पर हमला करता हूँ, सांप के फन पर हमला करता हूँ, चोंच मारता हूँ, तो खरगोश घायल हो जाएगा। तो अभी नीलकंठ तो मतलब खरगोश को तो नहीं मारने दे सकता था ना। तो उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया। सांप के फन को अपने पंजों से पैर से दबा लिया। चोंच नहीं मारी, चोंच से वार नहीं किया। चोंच से मार करेगा तो खरगोश को मतलब खतरा। फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पहले अपने पैर नीचे दबा लिया, फिर चोंच मार के मतलब उसको ऐसा कर दिया कि वह अधमरा सा सांप हो गया। तो जैसे वो सांप अधमरा हुआ, उसकी पकड़ ढीली हो गई और खरगोश का बच्चा उसके मुख से बाहर आ गया, परंतु निश्चय सा वहीं पड़ा रहा। अब खरगोश का बच्चा सांप सांप अधमरा हो गया तो मुंह से बाहर तो आ गया, परंतु निश्चय मतलब बेहोश होकर कई समय तक वो खरगोश का बच्चा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से उसे किसी असामान्य घटना की सूचना सब प्रसारित कर दी। तो यहाँ राधा मतलब मोरनी ने जब मतलब देखा, उसने सब पक्षियों को मतलब सावधान कर दिया कि ऐसा कोई असामान्य घटना हो गई है। तो इतने माली पहुंचा, हम सब पहुंची। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तो नीलकंठ मतलब मोर ने मतलब कि सांप के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसे अपने पैरों से दबाकर चोंच से दबा करके उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तब उस शिशु खरगोश के पास गया, वो रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। मतलब मोर ने क्या अपने पंखों से दबाकर जो खरगोश था एकदम तक घायल था, उसे अपने पंखों से गर्मी देकर उसे मतलब उसके मतलब दुख को कम करता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मरु को क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। यहाँ कार्तिक मतलब गणेश जी व गणेश भगवान से किया गया है कि युद्ध वाहन के लिए गणेश जी ने मयूर पक्षी को चुना था। तो उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर मतलब अब ये इस पार्ट में ये वर्णन किया गया है कि गणेश जी ने भी अपने युद्ध वाहन के लिए मोर पक्षी को इसलिए चुना था, एक तो उसकी सुंदरता को देखकर और एक उसकी समझदारी को, किसी मुसीबत आने पर ये सही समझ से काम करता है। तो ये एक मयूर पक्षी का एक विशेष गुण है। मयूर करला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, वे किसी पर हिंसा नहीं करता, किसी को मारता नहीं है। इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ से उसकी जाति का विशेषता तो थी, उसका मानवीकरण भी हो गया था।
मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे ऐसे पंखों को मडलाकर बनाकर जब वे नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल उठता था। आगे पीछे दाहिने बाएं राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसके गति में भी एक क्षण रहता था। वे नित्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। तब यहाँ बताया कि नील मोर पक्षी के मतलब जब हमने सुना है कि जैसी वर्षा आती, मेघों की सावली छाया, मतलब काले गाने बादल जैसे छाते हैं, तो हमने कि मोर पंख अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है। तो जो मोरनी है, जो राधा बताई है, वो बस इतने इतने नाचने में इतनी एक्सपर्ट नहीं होती, परंतु क्या है, जब मोर राधा क्या करी थी, कभी उसके पंखों को छूती, कभी उसके दाईं ओर चली जाती थी, कभी बाईं ओर आती थी, कभी दाहिनी ओर, कभी बाईं ओर। इस प्रकार क्या उनके परिक्रमा नीलकंठ की चारों परिक्रमा करती रहती थी और पूरे उसके नृत्य में एक ताल परिचय उनका मिलता रहता था। ये नीलकंठ और राधा के बीच के तालमेल को बताया गया है। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वे मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडला का छाता तानकर नृत्य की भंगिमा खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। अब यहाँ महादेवी वर्मा कह रही है कि नीलकंठ को पत्नी कैसे मान पाया, मतलब नीलकंठ का इतना मतलब होशियार, मतलब बुद्धिमान था, उसने समझ लिया कि उसके मालिक जो महादेवी वर्मा है, उसको मेरा नृत्य बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन में क्या है, झूले से उतरकर मतलब एक जालीगर महादेवी वर्मा के सामने आया, अपने पंखों को फैलाकर सतरंगी महादेव जो मोर पंख के 7 रंग जो दिखते हैं पंख में, उसको फैलाकर पूरा पंखों को फैलाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से वे रोज इस नृत्य भंगिमा में नृत्य का क्रम करने लगा। रोज महादेवी वर्मा के सामने आता और अपने पंख फैलाकर वो नृत्य करता। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। अब इस पक्षियों को देखो, फॉरेन से लोग भी आते थे, वो भी मतलब महादेवी वर्मा के सामने इस मोर नृत्य को देखने आते थे। और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयादि विभूत हो उठते थे। तो सभी लोग उसकी मुद्रा को देखकर सम्मान पूर्वक विस्मयादि मतलब हैरान हो जाते थे कि कितना सुंदर नाचता है वो। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी डाली। जिस नुकीली पैनी चोट से वे भयंकर विषधर को खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लग जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से बेंक जाता था, तब जालीदार में भी इतना आज से उतरा था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। तो महादेवी वर्मा ने बताया कि मैं कल्पना नहीं कर सकती मतलब नीलकंठ की मतलब विशेषता को, कि उसने जिस अपनी पैनी चोंच से एक सांप को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जब मैं अपने हाथ की हथेली में उसको खाने का कुछ दाना देती, तो मेरे हाथ में जब चोंच मारता, इतनी धीरे से दाना उठाता था कि कहीं मेरे हाथ में चोट न लग जाए। मतलब कितनी समझदारी बताई है कि जो कोई उसका दुश्मन आ जाए तो वार करता था, इसको पता है इसका हित करने वाला है, तो उसको मतलब कितने प्यास में ऐसा करता था। तो मतलब उसने बताया कि फलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित मतलब पल्लवित वृक्ष को जहां को फूल पक्षी होते वहां चला जाता था। और जैसे कि आम के वृक्ष में मंजरियां लग जाती, तो उसको लगता था कि मैं कब बाहर निकलूं और उनके चारों ओर जाऊं। तो महादेवी उसे बाहर खुला छोड़ देती थी। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उभर आने से पहले से वे हवा में उसकी सजल हाथ पा लेते थे, और जब उनकी मन केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंकित बनने लगती थी। मेघ के गरजने के तार पर ही उनके तन में नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमार जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वे दाहिनी पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। तो यहाँ पर भी मोर के नृत्य का बताया कि वर्षा सबसे अधिक उनको वर्षा ऋतु पसंद है। जैसे बादल काले भनक गादर आते, उनको पता नहीं कैसे मालूम पड़ता कि वर्षा आने वाली है। मोर पंख अपना फैलाकर नाचने के तैयार हो जाते। तो जितने क्या है, मेघ जितने अधिक गरजता, जितने बादलों की गर्जन की सुनाई देती, जितनी अधिक बिजली चमकती, उतने इनके नृत्य की जो स्पीड है, वेग है, उतना अधिक बढ़ता जाता था।
वो जब मोर पंख की जो आवाज केका का स्वर बताया हुआ है वो और भी तीव्र होता जाता था। और जब वर्षा थम जाती, वर्षा रुक जाती, तो ये अपने दाहिने पंजे पर दाहिना पंख रख देते और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखा देते थे। तो अपने शरीर को, गीले शरीर को सुखा देते। तो वर्षा ऋतु में उन्होंने नृत्य जरूर करना होता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोट से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बदलता, ये भी एक करुण कथा है। अभी महादेव वर्मा यहाँ बताया कि मतलब इतना सब कुछ, मतलब नीलकंठ और राधा के बीच का, सब पक्षियों के बीच का प्यार बताया गया है। यह अचानक ही क्या होता है कि आनंद उत्सव में क्या है, एक बेमेल स्वर गूंजने लगता है। तो एक वो भी एक करुण कथा है। तो एक दिन मुझे किसी कार्य से नसास खुशी से निकलना पड़ा। बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक दिया। इस बार किसी पिंजरी को नहीं देगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरी से कान में बंधी ऐनक को भी अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके पूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी, वे खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मील फिर डोलने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी माँ ने बेचारे का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर उसे पटक देता। पर आपसे भी वे अधमरी मोरनी ले जाने की कैसे कहा। सारा ये है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट में रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मलहम पट्टी और देखभाल करने पर वे महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वे ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब यहाँ महादेवी वर्मा बता रही, एक बार वो कहीं पर गई थी, तो फिर वो बड़ी मियाँ की दुकान के सामने से निकली तो उसे बड़ी मियाँ ने रोक दिया। तो इस बार मतलब महादेवी वर्मा सोचा था कि मैं अभी कोई उस पक्षी और नहीं लूंगी, कि मेरे पास बहुत पक्षी, मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। तो जैसे ही क्या वो बड़े मियाँ के पास पहुंचती, बड़े मियाँ ने फिर अपने स्पीड से बोलना शुरू कर देती है, महादेवी वर्मा को इम्प्रेस करना शुरू कर देता है। देखो ये कमबख्त चिड़िया ने इस बेचारी चिड़िया का क्या हाल बनाया है, ऐसे पकड़ा है कि इसके पैर में क्या है, इतना बड़ा घाव हो गया कि उठ नहीं पा रही है। तो मैं इसे किसे दूं, ये तुम नहीं आते तो मैं किसी को और दे देता। तो अब तुम ये अधमरी मोरी को तुम ही ले जाओ। तो 7 रुपए देकर महादेवी वर्मा क्या है, मतलब ना चाहते हुए क्या है, मोरनी को जो ले आती है, उसे अपने पढ़े लिखे कमरे में रख देती है। जैसे मतलब जो भी एक नया पक्षी आता है, पहले महादेवी वर्मा उसको अपने पढ़े लिखने कमरे में रखती है। तो उसको मतलब थोड़ा उसका एडजस्टमेंट करने में लगाती है, तो 3-4 दिन अपने मतलब के उस माहौल में एडजस्ट करवाती है। उसके बाद जहाँ बाकी पक्षी होते हैं वहां ले जाती है। तो इस जो घायल पक्षी को, मोरनी को भी अपने पढ़े लिखे कमरे में रखती है। तो कई दिन तक क्या मतलब उसको लगता है कि मेरा पढ़ने लिखा कपड़ा अस्पताल बन गया है। पंजों की मलहम पट्टी करना, देखभाल करना, महीने भर तक उसे क्या है, घायल पक्षी की सेवा करती है। जब वो अच्छी हो जाती है तो फिर जब अपने पैरों पर कुशल पर वो चलना शुरू कर देती है। अब उसे जाली घर में पहुंचाया गया। जब कुछ वो चलने लगी तो महादेवी वर्मा उसको कहाँ ले गई, उस जाली घर, मतलब जहाँ बाकी पशु पक्षी रहते थे, वहां उन्होंने छोड़ दिया। नाम रखा गया कुब्जा। महादेवी वर्मा इस पक्षी का नाम क्या रख दिया, मोरनी का नाम कुब्जा। मतलब एक मोरनी का नाम राधा था, अब ये नया जो घायल पक्षी जो आया, उस मोरनी का नाम क्या रखा, कुब्जा। नाम के अनुरूप ये स्वभाव से ही कुब्जा ही प्रमाणित हुई। कुब्जा मतलब हो गया कि ऐसे हमारे जो ऐतिहासिक कहानियां बताया गया, कुब्जा का कैरेक्टर बताया था, जो कि मतलब कि दूसरों को दुख पहुंचाने वाला होता। तो यहाँ भी कुब्जा के कैरेक्टर में ऐसे कुछ बोला गया है। अब वे नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अत कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मोरने दोने लगती। और जो कुब्जा मोरनी थी, जब देखती थी नीलकंठ राधा साथ साथ रहते हैं तो उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। जो हमने पाठ के प्रस्तावना भाग में पढ़ा ना कि पशु पक्षियों में प्रेम और ईर्ष्या की भावना होती है, या ईर्ष्या का पाठ हमारा यहाँ शुरू होता है। ईर्ष्या मतलब जेलसी का भाव। तो कुब्जा जब देखती थी राधा नीलकंठ के साथ है, मोर के साथ है, तो उससे बहुत जेलसी होने लगी। चोट से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। तो राधा को तो उसने घायल कर दिया, परंतु नीलकंठ उसको देखकर दूर भागता था। वे उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वे किसी को नीलकंठ के समीप आने दे जाती थी। तो कुब्जा तो क्या करती थी कि किसी को नीलकंठ के पास जाने नहीं देती थी। तो ये कहती थी कि मैं उसके पास, नीलकंठ के पास रहूं। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वे पंखों में छिपाई बैठी थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मारकर राधा को ढकेल दिया, फिर अंडे फोड़कर टूट जैसे पैरों में सब वो छितरा दिए। मतलब अभी इतनी जेलसी की भावना कुब्जा में कि उसने, जो राधा ने अंडे दिए थे 2, उन अंडों को भी उसने कुब्जा ने तोड़ दिया।
क्यों उसके मतलब अंडे से मकर तोड़ के उसको भी मतलब नुकसान पहुंचाया। इस कलह कुल्हा से उससे और अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वे जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार का मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वे सदा की भांति पंखों को मंडलाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही थोड़े दिन बाद इसमें मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। तो अब यहाँ पर क्या मतलब कुब्जा का मतलब आता है कि नीलकंठ को अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, वो किसी से न बात करता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है, कई महादेवी वर्मा के पास बुलाने पर भी नीचे नहीं उतरता। तो एक दिन महादेवी वर्मा देखती है कि क्या नीलकंठ पंख फैला के बैठा हुआ है, जिसके पास जाती है तो उसको आवाज देने पर भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो वास्तव में क्या होता है, वो नीलकंठ क्या मर जाता है। अभी कैसे मरा, उसका मरने का क्या रीजन है, वो महादेवी वर्मा भी इस उत्तर को नहीं समझ पाई थी। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्पर्श जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल से लपेटकर उसके संगम में ले गई। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो गया। तो देखो, ये महादेवी वर्मा जब नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है तो उसे संगम गंगा नदी पर क्या बहाने ले जाती है, बहाती है। तो जैसे क्या है, गंगा नदी की धार में डालती है तो नीलकंठ के जो पंखों की चंद्रिका मतलब इंद्रधनुषी 7 रंग है, मतलब वो मतलब ऐसा पानी के बीच में ऐसा दिख रहा था, इसको देखा ऐसा लगता कि मयूर का रंगित हो रहा है कि यहाँ की मयूर के पंख उसको स्पष्ट नाचते हुए दिखाई देने लगे थे। नीलकंठ के रहने पर राधा तो निश्चय से कई दिन कोने बैठी रही। अब नीलकंठ की मृत्यु हो गई तो राधा भी मतलब कई दिन तक एक कोने चुपचाप बैठी रही। फिर कई बार भाग कर लूट आया था, अतः प्रतीक्षा के भाव के द्वार पर दृष्टि लगाई रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कसनाल आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम के पेड़ से उतरी ही थी कि कजली अलशेषण कुट्टी सामने आई और स्वभाव के अनुसार उसने कचली पर भी चोट से प्रहार किया। पर्यंता कचली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस प्रकार उस कलह कुल्हा उद्देश्य प्रेम भरा जीवन बचाया जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया, वे मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा जब प्रतीक्षा में दुखीली है, आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वे कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर, कभी केका को तीव्रता करके नीलकंठ को पुकारती रहती है। तो अभी क्या है, नीलकंठ की मृत्यु के बाद राधा तो यहाँ वहाँ मतलब नीलकंठ को ढूंढी, कभी एक शाखा में जाती, कभी दूसरी शाखा में जाती। तो कुब्जा का भी कैरेक्टर ये बताया है। तो हर समय क्या नीलकंठ को सब कई शाखाओं में, कभी आम के पेड़ में जाती, कभी अशोक के, कभी कसनार के पेड़ की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। तो एक दिन वहां पर ऐसे सबको ढूंढ रही थी नीलकंठ को, तो इतने में क्या अलशेषण कुट्टी वहां से, अलशेषण कुट्टी का नाम क्या बताया, कजली। वहां सामने देखी तो कुजली ने अपने स्वभाव के अनुकूल क्या उस पर भी प्रहार किया और 2 दांत उसी गर्दन पर लगा दिए। तो यहाँ पर मतलब एक तब बताया कि कुब्जा जैसे क्या है, ईर्ष्या से जलन से भरे भाव से दिखाए गए हैं, दूसरी तरफ नीलकंठ जैसे क्या सब पक्षियों को प्रेम भाव पर बताया गया है। तो मतलब इस पूरे पाठ के माध्यम से नीलकंठ के फिर महादेवी वर्मा ने पक्षियों के प्रेम भाव और ईर्ष्यापूर्ण भाव को बताया है। बाद में लास्ट तक क्या है, जो अपना जैसी वर्षा ऋतु आती है, कुछ होता है, राधा हर समय क्या है नीलकंठ को अभी भी ढूंढती रहती है और अपने केका के समय से पुकारती रहती है। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा पाठ यहाँ समाप्त होता है, जहाँ पशु पक्षियों के बीच के अंत प्रेम और ईर्ष्या के भाव को देखकर हमें एक नई जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद।